Welcome to Robin Hood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from physics for JKSSB Panchayat account assistant post, that is electricity. I would request you to watch the video till the very end because this video is going to be very informative, to the point and precise exam point of view. So let's begin. Before moving any further, first of all, we should know what is electricity and from where this concept came into existence. So, let's begin. The concept of electricity came into notice due to friction. जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कहाँ से आया? फ्रिक्शन से. It actually proves that charges can be produced and they can also be made to flow, and flowing of charges give rise to electricity. So let us first learn about friction. तो जैसे मैंने कहा, जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, जो ना इलेक्ट्रिसिटी है, ये वजूद में कहाँ से आई? फ्रिक्शन से. तो इसलिए हमें फ्रिक्शन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे उससे हम आज पहले फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे. फ्रिक्शन होता क्या है? देखें, फ्रिक्शन इट कम्स इनटू नोटिस व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस. ऐसे हमें पता है कि जब हम दो बॉडीज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट अगर हम उनको रब करें, एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. जैसे कि एग्जांपल दिए, रबिंग ऑफ ग्लास रॉड विद सिल्क. When a glass rod is rubbed with silk, electron moves from glass rod to silk. Therefore, the glass rod acquires a positive charge as it becomes deficient of electrons, and silk will acquire negative charge as the amount of negative charge in it increases. यहाँ ये डायग्रामेटिकली भी मैंने शो करने की कोशिश की है. ग्लास रॉड को अगर हम रब करें सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क क्लॉथ है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है. और एक और एग्जांपल है, अगर हम अंधेरे में एक एक वूलन स्वेटर अगर निकालने की कोशिश करें, वो स्पार्कलिंग हमें लाइट दिखाई देती है, स्पार्कल करती है. वो भी क्या है? इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ चार्जिंग बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल. तो ये सब क्या है? ये सब फ्रिक्शन की वजह से है. तो फ्रिक्शन से ही फिर इलेक्ट्रिसिटी का concept आया. So due to this concept of friction, the concept of charge come into notice. And further, Coulomb, important point है, Coulomb was the one who gave more information about the charges, जो आगे अभी हम देखेंगे. तो आपको अब पता चल गया होगा कि कैसे फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आया. और एग्जांपल मैंने बताई कि अंधेरे में अगर हम ये वूलन शर्ट या कोई और मटेरियल की शर्ट निकालेंगे, हमें स्पार्कलिंग दिखाई देती है, तो वो ऑल बिकॉज ऑफ चार्ज. सो मूविंग ऑन. अब इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ क्या? सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे सिल्क क्लॉथ में दूसरा चार्ज आ जाता है और आयरन रॉड में, ग्लास रॉड में दूसरा चार्ज आ जाता है. तो हमें इससे पता लगता है कि दो टाइप्स के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. द सिंबल यूज्ड फॉर इट इज़ क्यू. चार्ज के लिए जो सिंबल यूज होता है वो क्यू होता है. एंड यूनिट दैट इज़ यूज्ड टू मेज़र इट इज़ कूलम. तो चार्ज को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज होता है वो कूलम, विच इज़ डिनोटेड बाय सी. ये एग्जाम्पल से, ये डायग्राम से मैंने शो किया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. मूविंग ऑन. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड रिमेंबर, दैट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. रिपेल मतलब कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से, रिपेल करते हैं एक दूसरे से. क्या है? सेम चार्जेस, एक जैसे चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो अपोजिट जो चार्जेस हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो यहाँ डायग्रामेटिकली मैंने शोज किया है, जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सेम चार्जेस हैं एंड इनको देखा है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दे आर रिपेलिंग. और अपोजिट चार्जेस हैं, जैसे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दे आर अपोजिट चार्जेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो यही कॉन्सेप्ट था, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. ये कॉन्सेप्ट था. मूविंग ऑन. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हेन द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर केप्ट.
दे क्रिएट ए स्मॉल एरिया अराउंड itself where its effect can be felt, कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर एक चार्ज, मगर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से फ्लो करें तो वो क्या होता है, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और वो एक्चुअली अट्रैक्ट भी करती है। वो आगे डायग्रामेटिकली आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, यहाँ देखें आप, ये एक बैटरी है। तो बैटरी को एक नेल है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपर वायर, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, वो इसको चारों तरफ लपेटी हुई है और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जुड़े हुए हैं। तो जब इसको इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये जो नेल है एक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो ये जो टाइनी आयरन नेल्स हैं ये इसकी तरफ चिपक जाते हैं लाइक अ मैग्नेट। तो इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करती है, एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कॉइल्ड कॉपर वायर हैज़ टर्न द लार्ज आयरन नेल इनटू ए मैग्नेट। इस नेल को मैग्नेट में बदल दिया है किसने? इलेक्ट्रिक करंट जो उस पर फ्लो कर रही थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। मूविंग ऑन, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रॉम दिस चैप्टर, कूलम्स लॉ। क्या कहता है ये? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज ऑलवेज सम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अभी चार्ज मैंने बताया क्या होता है, ये बोलता है कूलम्स लॉ, देयर इज ऑलवेज सम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। एक फोर्स होती है हमेशा बिटवीन टू चार्जेस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम। ईजी है, एक बार और देख लें। देयर इज ऑलवेज सम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, पहला पॉइंट कि दो चार्जेस में देयर इज सम फोर्स, एक पॉइंट। और वो फोर्स क्या कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो अपान में आएगा, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, एफ फोर्स आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, और Q1 Q2 ये चार्जेस हैं, दो दो चार्ज, ये सिंबल है Q चार्ज को बताने का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी 1/R2 टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर कंबाइनिंग 1 and 2 वी हैव एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2 अपॉन R2। R क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। और Q1 और Q2 क्या है? यह है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। इजी है। बाय रिमूविंग द प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव F इंटू के Q1 अपॉन Q2 अपॉन R2 वेयर K इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 1। ये कूलम्स लॉ है इन वेरी सिंपल वर्ड्स। देख लें क्या है कूलम्स लॉ, एक बार और मैं बता दूं कि देयर इज ऑलवेज सम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। क्या है? विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये प्रोडक्ट क्या हुआ? मल्टीप्लाई Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दम। ये R2, ये यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है स्क्वायर उसका। तो ये सिंपली इक्वेशन है, बिल्कुल ईजिली ड्रा हुई है, देखें। फिर यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, मल्टीप्लाई लगाया और एक कांस्टेंट K लग जाता है, तो ये इजी है। ये आपको यू हैव टू मग अप, यू हैव टू मेमोराइज इट। मूविंग ऑन, कूलम्स लॉ आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और सिंपल सा पॉइंट है, अब टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि सब्सटेंसेस को डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी टू कंडक्ट, कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं अपने से या नहीं। जैसे पहले ही मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब कौन इलेक्ट्रिक करंट, अब कौन सा सब्सटेंस अपने 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 थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है, इसी बेसिस पे कुछ सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अब कंडक्टर्स पहला, दीज आर दोज विच अलो करंट टू पास थ्रू दैम, दे हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स जो है, जो फ्रीली जो हैं, दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, कंडक्टर्स उनको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर और एल्युमिनियम की एग्जांपल दी हुई है। सेकंड आ गया इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स दे आर दोज विच डू नॉट अलो, बिल्कुल ही विच डू नॉट अलो करंट टू पास थ्रू दैम एज दे डू नॉट हैव फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसकी एग्जांपल दी है ग्लास, रबर भी आ जाता है इसमें, वुड भी आ सकता है।
दे आर इंसुलेटर्स। ओके, इंसुलेटर, आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर में भी फ़र्क पता लग गया। मूविंग ऑन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन से आते हैं? पहली आई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप बट डू नॉट फ्लो। मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्जेस डेवलप होता है मगर वो फ्लो नहीं करते हैं, आगे नहीं चलते हैं। फॉर एग्जांपल, चार्जेस डिवेल्प्ड बाय ग्लास रॉड एंड रबर विद सिल्क, जो हमने पहले ही मैं डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो चार्ज डेवलप होते हैं जब हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पे रब करते हैं, वो जो चार्ज हैं वो फ्लो नहीं करते हैं, तो वो आगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टिल इट इज़ इलेक्ट्रिसिटी बट स्टैटिक। सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, इसका अपोजिट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस दैट डेवलप आर आल्सो इन मोशन। दे मतलब मोशन में होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। तो बट इन केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दे डू नॉट फ्लो। इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड एट होम्स। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आई गेस आपको समझ आ गया होगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग ऑन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब ये क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। सिंपल है। क्या है वर्क डन? क्या है ऐसा काम? इट इज़ ए वर्क डन इन मूविंग, जो काम, ऐसा काम जो हमने काम क्या किया है, मूव करने के लिए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो काम हुआ इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज लाया टू ए सर्टन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। जो वो काम होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एग्जाम्पल, a unit of positive charge is at a point of infinity and we try to bring it to point B. That is the electric field of some other charges. Let's say charge Q2. So the work that we need to do in doing so is called electrostatic potential. तो electrostatic potential ये definition आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हुआ? वर्क डन इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अदर चार्ज। सिंपल। तो यू हैव टू मग अप। मूविंग ऑन। एक और पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? व्हेन वी नीड टू मूव द चार्ज बिटवीन टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स। ये दोबारा सुने। व्हेन वी नीड टू मूव चार्ज बिटवीन टू स्पेसिफाइड पॉइंट्स देन द वर्क डन इन डूइंग सो इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, so it is defined as the work done in moving a charge from one point to another. तो simply in simple words क्या है? Work done in moving a charge from one point to another point is called potential difference. और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को V बोलते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो W क्या है? वर्क है, वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो सिंपल एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। V क्या है? V इज पोटेंशियल डिफरेंस। द यूनिट दैट इज यूज्ड टू मेजर इट इज वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस को यूनिट, कौन सा यूनिट मेजर करता है? वोल्ट। एंड वी कैन डिफाइन वन वोल्ट एज 1V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। Okay, so it is defined as potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another. In simple word again मैं आपको बताऊं potential difference क्या हुआ? Potential difference it is defined as the work done in moving charge from one point to another. ये mathematical expression V is equal to W upon Q, और इसको और अगर simplify करें, potential difference is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another. The instrument that is used to measure its
मैग्नीट्यूड इज वोल्ट मीटर। तो ये कंसेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस का भी आपको क्लियर हो गया होना चाहिए। मूविंग ऑन, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ। एज वी हैव अंडरस्टूड दैट चार्जेस डू मूव, तो हमें अभी तक पता चल गया कि चार्जेस जो हैं दे डू मूव, ये मूव करते हैं। सो हेयर कम्स अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, मूविंग ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको मैथमेटिकली आप कैसे करेंगे, देखिए I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू चार्ज है और टी है टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर, जैसे द यूनिट दैट इज यूज टू मेजर इज एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करने के लिए यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर करंट एज 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू वायर इन 1 सेकेंड। इजीली है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट एज 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through wire in 1 second. The ammeter is an instrument used to measure the current. Important point है. Now the connection of ammeter in circuit is that it is connected in series. It has low resistance and in series the current remain constant. Moving on, ये आपको लास्ट जो पैराग्राफ है इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मगर आपको ये पता होना चाहिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो इसकी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और वी कैन डिफाइन 1 एम्पियर इज इक्वल टू व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड। एक और सिंपल चीज़ है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एज वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिक सर्किट आना इट्स मैंडेटरी। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, a continuous conducting path between the terminals of source of electric energy and other electrical components along which the electric current flows is called electric circuit। एक बार फिर सुने, एक continuous conducting path between the terminals of a source of electricity, ये source of electricity है और ये दो टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, एक सेल है ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो क्या बोलता है इलेक्ट्रिक सर्किट, एक कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ। ये जो रेड कलर की वायर है ये आ गई हमारी, ये हमारी आ गई कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये आ गया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आ गया हमारा बल्ब, along which the electric current flows is called electric circuit। तो ये पूरी जो डायग्राम है ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन। और आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, ओपन नाम ही खुद बता रहा है, इट इज़ द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रोकन एट सम पॉइंट so that no current flows through the component of the circuit। for example, अगर हम यहाँ इसमें एक ब्रेक लगा दें, यहाँ पे अगर ब्रेक लग जाए, ये जो रेड वायर है इसको काट दें, तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रही। तो ये आ गया हमारा ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट जो डायग्राम अभी पीछे देखिए आपने, यही थी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है, द सर्किट इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट्स are joined to another so that a continuous current flows through them is called closed circuit। Some electronic devices which used symbols used are rheostat। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और अभी आपको समझ आ गया होगा कि ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ। अब रियोस्टेट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ डिफाइंड एज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। It is connected to change the current in the circuit without changing the voltage source like cell etc। फिर से सुन लें एक बार, रियोस्टेट क्या हुआ, it is defined as the variable resistance। it is connected to change the current in the circuit without changing the voltage source like cell, simple। और गैल्वेनोमीटर क्या हुआ,
It is a device used to measure a very small amount of current as it has very low resistance. गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जब बिल्कुल कम से कम करंट है, ये उसको भी मेज़र कर देता है, उसी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर. मूविंग ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या हुआ? इट इज़, ओम्स जो लॉ है इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ हियर. तो ओम्स लॉ होता क्या है? इट इज़ द जनरलाइजेशन मेड बाय ओम. क्या जनरलाइजेशन उसने बताया था? इट इज़ द जनरलाइजेशन मेड बाय ओम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ही कंडक्टेड. ऑन द बेसिस ऑफ उसने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, अकॉर्डिंग टू इट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. पहला पॉइंट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट is directly proportional to the potential difference applied across the ends of a conductor. एक बार फिर से सुने, according to Ohm's law, at constant temperature, temperature constant रखना है, the current flowing through a circuit is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. Mathematically कैसे लिखते हैं इसको? That is V into I. Removing proportionality sign, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप इमेजिन करें, आगे आपको और क्लियर हो जाएगा. V इज इक्वल टू I, आगे आपको क्लियर हो जाएगा. ओम्स लॉ फिर से देखें, आप देखें, एक ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर से देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. ओके, क्या होता है? फिर से एक बार सुने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बोल्डेड पोर्शन पे है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स. इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बनेगा? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो therefore this also can be written as V directly proportional to I. ऐसा भी हो सकता है, I into V, I directly proportional to V, या तो V directly proportional to I, और V is equal to R into I. ये R कहाँ से आ गया? Where R is a constant called resistance of the conductor. The value of this constant depends upon the nature, length, area of cross section and temperature of conductor. ये आ गया in simple words. You have to memorize, you have to sit in the examination, you have to memorize this mathematical expression. तो I directly proportional to V, or V directly proportional to I, or V is equal to R into I. तो R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. आगे हम रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहें. ओम्स लॉ आई गेस आपको अब क्लियर हो गया होगा. टेक द स्क्रीनशॉट, मेमोराइज इट इफ यू वांट टू पास द एग्जामिनेशन. मूविंग ऑन, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है जूल्स का. व्हेन करंट, इन सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, देखें, व्हेन करंट फ्लोज द इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड व्हेन दे मूव दे कोलाइड विद ईच अदर. कोलाइड मीन्स टकराते हैं. व्हेन दे कोलाइड हीट इज प्रोड्यूस्ड. मतलब जब करंट में, जब एक वायर में या कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो इस तरह मूव करते हैं कि दे कोलाइड विथ ईच अदर. जब वो कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है. हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर. तो हीट कैसी होती है? हीट प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर. तभी मैथमेटिकली में लिखा हुआ है H इज इक्वल टू I टू RT, ऑल्सो कॉल्ड एज जू. इसी को बोलते हैं हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट. मतलब करंट जो पास करती है वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ ईच अदर. जैसे इसकी एग्जांपल आपको मैं आगे दूंगा. नाइक्रोम एक मेटल है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है. यू नो दैट नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस एंड द रीजन बीइंग बिकॉज it has high resistance, it does not burn even at high temperature, it has coefficient of linear expansion. आगे, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो करंट है, इसकी वजह से हम आयरन प्रेस करते हैं हम घरों में. ओके, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे हम करते हैं. जैसे हम
वो टांके देते हैं व्हेन वी आर फिक्सिंग रेडियोज एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आगे आगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एग्जांपल है, इलेक्ट्रिक केटल है, हीटिंग एलिमेंट इसमें ये लगा हुआ है जो नाइक्रोम का बना होता है। देखें, एन इलेक्ट्रिक केटल वर्किंग ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, व्हेन करंट इज पास्ड इट्स हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ नाइक्रोम बिकम्स रेड हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट टू बॉयल वाटर फॉर मेकिंग टी। ये देखो बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक केटल है, इसमें एक नाइक्रोम मेटल है, तो ये हीटिंग इफेक्ट होता है। तो नाइक्रोम मेटल इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता है आसानी से, तो इसके वे मेल्ट नहीं होता है, रेड हॉट हो जाता है, हमारी जो कॉफ़ी या टी या ये जो होता है ये बॉयल हो जाती है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ये यहाँ पे काम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ पे इन प्रैक्टिस है। मूविंग ऑन, नाइक्रोम मेटल याद रखें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पावर। पावर क्या हुआ? वी कम अक्रॉस पावर दैट इज़ मैंशनड ऑन इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। हम देखते रहते हैं कि जितने भी हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लें, फ्रिज ले लें, हम यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लें, मोबाइल ले लें, कुछ भी ले लें, वहाँ पे एक अलग उसकी पावर हमेशा मेंशन होती है। वी कम अक्रॉस पावर दैट इज़ मैंशनड ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, सो इफ़ वी डिफाइन इट, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है ये पावर? क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो यूनिट क्या है इसका? जूल्स पर सेकंड। पावर का यूनिट है जूल्स पर सेकंड। बिगर यूनिट है किलोवाट, दैट इज 1000 वाट। और मेगावाट हुआ फिर यहाँ पे 1,00,000 वाट। गीगावाट हुआ है, काउंट जीरोज योर सेल्फ। फिर हार्स पावर क्या हुआ? 746 वाट। एक हार्स पावर कितना होता है? 746 वाट्स। तो वैसे ही फिर ये मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव यहाँ पे है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V2/R, P इज इक्वल टू I2/R। तो इन शॉर्ट पावर क्या हुआ? रेट ऑफ डूइंग वर्क। फार्मूला इसका ये P इज इक्वल टू W/T है, और इसका यूनिट क्या है? जूल्स पर सेकंड। इतना भी याद रखेंगे काफ़ी है। मूविंग ऑन, देखें अब एक एग्जांपल डायग्राम के थ्रू भी मैंने ये समझाने की कोशिश की है। This electric bulb consumes electric energy at the rate of 60 joules per second. So its power is 60 watts. Okay, ये एक एग्जांपल थी। Moving on, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रेजिस्टर्स। रेजिस्टर क्या हुआ? ये रेजिस्टर कहाँ काम आते हैं? इस डायग्राम को अगर आप देखें, आप कभी भी अपने कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खोलें, इन्वर्टर खोल दें, इवन आपका मोबाइल खोलें या रेडियो खोलें, आपको ये चीज़ें ज़रूर दिख जाएंगी वहाँ पे। ये क्या हैं? ये रेजिस्टर्स हैं। रेजिस्टर का क्या काम होता है? ये कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी, जितनी रिक्वायर्ड है आगे जो डिवाइस को, उतनी ही ये कंट्रोल करके आगे भेज देता है। तो ये रजिस्टर बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि अप्लायंस बचा रहे। तो ये आपने देखे होंगे, ये हर जगह आपको दिख जाते हैं। इन पे कुछ कोड, ये अलग अलग कलर्स के होते हैं एक, तो ये इनका ये होते हैं क्या है? ये रजिस्टर्स होते हैं। अब रजिस्टर्स का काम मैंने जैसे बताया, ये करंट कंट्रोल करते हैं और रिक्वायर्ड करंट आगे भेजते हैं। तो आगे इनके बारे में हम पढ़ते हैं। Apart from potential difference, current in a circuit depends upon resistance of the circuit. So, in the electric current of radio, television, and other similar things, it is usually necessary to combine two or more resistors to get the required current in the circuit. मतलब जितनी रिक्वायर्ड करंट है तो हमें रेजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं ताकि रिक्वायर्ड ही करंट आगे पहुँचे। We can combine the resistance lengthwise called series, or we can put the resistance parallel to one another. Thus the resistance can be combined in two ways, in series or in parallel to each other. If we want to increase the total resistance, important point, इनको हम सीरीज में भी लगा सकते हैं। जैसे ये यहाँ एग्जांपल दिख रही है आपको, ये यहाँ पे रजिस्टर, दो रजिस्टर लगे हुए हैं सीरीज में, मतलब एक के बाद एक, फिर उसके बाद आगे एक और। तो अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएं, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज, अगर हमें इंक्रीज करना है रेजिस्टेंस, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज, एंड इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कंबाइंड पैरेलल। देखें यहाँ पे एग्जांपल में कि ये रेजिस्टेंस जो है पैरेलल लगे हुए हैं। तो अगर हमने रेजिस्टेंस कम करना है, सो रेजिस्टर्स हैं दो टाइप में होते हैं, रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में। When two
or more resistance are connected end to end consecutively, they are said to be in series, they are connected in series. Figure 15 shows two resistances R1 and R2, इनको लिखा हुआ है सिंबॉलिकली, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे R1 एंड R2। तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा? इनका रेजिस्टेंस सिंपली होगा ऐसे, देखें R1 एंड R2, अगर इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना होगा वो होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, और ये जब सीरीज में लगाते हैं तो हम क्यों लगाते हैं? ताकि रेजिस्टेंस क्या हो, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस, अगर ये हम सीरीज में तब लगाते हैं और ताकि इनका इंक्रीज हो रेजिस्टेंस। तो इनका फार्मूला है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, अगर 3 रेजिस्टेंट होते तो R3 R4 एंड सो ऑन। तो ये आ गया रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है? इसका फार्मूला अब क्या होगा? इसका फार्मूला है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे ही सो ऑन, प्लस प्लस होता रहेगा। तो आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम क्यों लगाते हैं? ताकि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस। तो आई गेस आपको क्लियर हो गया, और रेजिस्टर्स का काम क्या है ये सब आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट पॉइंट जो है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम क्यों लगाते हैं? ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाते हैं। क्या है ये? इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम फायर। इट इज़ शोन इन फिगर, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इट हैज़ टू टर्मिनल्स T1 एंड T2 विच, ये ऐसा होता है, कुछ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इस तरह होता है, आपके घरों में इस तरह फ्यूज़ बना हुआ होता है, जिसमें एक पतली सी वायर होती है, जो बिल्कुल पतली सी वायर होती है। अगर पीछे से करंट ज़्यादा आ गई तो वो वो जो वायर होती है वो इतनी पतली होती है, वो मेल्ट हो जाती है, तो आपका पूरा का पूरा सर्किट घर का वो सारा बच जाता है, ये क्योंकि ये मेल्ट हो जाती है। तो इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज वायर इज दैट इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ लेड एंड टिन। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है, जो फ्यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, वो किस एलॉय से बनता है, लेड या टिन से। ओके, क्या काम करता है? इट वर्क्स अंडर टू कंडीशन, ओवरलोडिंग, व्हेन मैनी अप्लायंसेज आर रनिंग टुगेदर एट द सेम टाइम दे ड्रा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विच प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ हीट दैट कैन इवन लीड टू फायर। ओके, शॉर्ट सर्किटिंग से भी बचाता है। व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर touch each other, the current exceeds a normal value and can also cause fire. In both conditions, the current exceeds the normal value. Excess heat is produced which melts the fuse wire and hence fire is caused. तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपको पता लग गया होगा कैसे हमें बचाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हम इस पर अपडेटेड वर्जन भी बनाएंगे, ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है स्किप ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।